मैं जब चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरी जांच कीजिए। इन्होंने मारा क्यों से? वो कोई गलत काम तो ना कर रहे, दुकान से ही तो आ रहा था। बच्चा हमारे लेटे थे, इन्हें ताबड़तोड़ फायर किया जिससे हमारे तीनों बच्चा एक मच्छरदानी पर लेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई। गाँव नहीं जा सकते, असली मुजरिम पकड़े नहीं गए। ये नहीं लगता हम सिक्योर हैं, अब लगता हम इनसिक्योर हैं। मेरे बच्चों को जान से मार दिया, इसे इनका कुछ खा गया। अरे उसका माल लूट लेते, उसे मारते तो नहीं कम से कम। हमारी उन लोगों ने इतनी पिटाई कर दी जो कि आज भी हम पे 1 किलोमीटर पैदल न चला जाता पैरों से, तो हमें दहशत तो खुद ही लग रहा है। जो हमारी सुरक्षा के लिए थे, उसी ने मेरा सुहाग उजाड़ा। पुलिस वालों को जिम्मेदार मानता हूँ। उनसे मैंने बहुत कहा, जा चलो, मैंने कि मेरी लड़की को मेरे साथ दे दो। मेरा दूध पीती के 2.5 साल की लड़की, उन्होंने गाड़ी में बैठी मेरी लड़की को गोदी में तो खींच लिया कि मैं नहीं दूंगा। तो मैं अपने दोनों बच्चों को थाने में ही छोड़ गई थी रोते हुए। इस समय सर यहाँ और भी जेलों में सर यूपी के कम से कम 50% जो कि बेगुनाह बताया गया है, पुलिस ने बताया है। और नहीं तो जांच करा के देख ले सरकार, 50% अगर बेगुनाह ना मिले तो मैंने 16 साल काटी, मुझे 16 साल और कटवाया जा। जनता से सच्चाई और शिष्टाचार के साथ समाज के लिए पुलिस की मुख्य रूप से 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, और दूसरा, अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के पीछे का सच सामने लाकर अपराधी को सजा दिलवाना। लेकिन भारतीय पुलिस के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जांच में बरती जाने वाली लापरवाहियां न केवल सच को धुंधला कर देती हैं, बल्कि कई बार तो झूठ पर ही सच की परत चढ़ाकर परोस देती हैं। एक 307 का मुकदमा, जिन अभियुक्त गणों पे ये 302 का मुकदमा लिखा गया था। अवधेश उसमें गवाह थे और गवाही को ना देने का प्रेशर ये अभियुक्तगण लगातार अवधेश पे बना रहे थे। इसी विषय को लेके अभियुक्तगण जो थे रंजिश मानने लगे। ये कच्ची कोठरी थी, इसके सामने छप्पर पड़ा था। ये कच्ची कोठरी थी, फूटी भई थी, फूटी उठी ये छप्पर पड़ा हो, ये मुसेरी पड़ी थी, यहीं पर मच्छरदानी लगी थी, यहीं पर हमारे बच्चे लेटे थे। इधर से दुश्मनों ने आग फायर किए, हमारे बच्चे ख़त्म हो गए। इधर हम फूटी कोठरी पीछे को भाग गए। परती उधर बासन मांझ रही थी। बाकायदा जब फायर की आवाज़ सुनी, वे चिल्लाने लगे कि अब जैसा भाग गए, हम इसके बच्चे मर गए। जब हमारी घरवाली चिल्लानी, गांव के लोग आए गए, तब हम आए। तो हमारी लड़की नहीं भाई घुसी पड़े, जरा मान के नहीं आए, लड़की नहीं हमारी मरी गई थी। न रोनी हमारी 9 बज सकी थी, नेता 7 बज गई थी, चोरी भी हमारी 6 बज गई। हमारे के 3 जने वगैरह हम चिल्लाते रहे, जलो गाँव वाले सब भाई, फिर हम बेहोश हो गए। रपट लिखाई। दूसरे दिन हमें थाना होशियार सिंह ने हमको ही पकड़ लिया और पकड़ कर मार लगाने लगे। लेकिन इसके बाद की कहानी इंसाफ की गुहार लगाने वाले किसी भी इंसान को रुला सकती है। पुलिस की तफ्तीश ने एक बाप को ही अपनी 3 बेटियों का कातिल बना दिया। पुलिस ने विवेचना में हम पर पलट दो, विवेचना की, विवेचना में गवाह लिखे,
है कि हमने जो गवाह लिखा है पुलिस ने अपनी तरफ से गवाह बनाए कि इन्होंने बताया हमें है कि अवधेश ने बच्चे मारे। उनकी आज हुआ दिक्कत हमारे को अगर बाप ही मानने होते या हमें ही मानने होते तो पैदा में तो नहीं मारते थे। महागरीब हुआ बाव पर हुआ चला उस बच्चा नहीं हुआ। उस मेरा भैया ये तो दुख हो कुछ बूझो ना जैसे कहीं या तो दुख का कहीं नहीं सकता है। अपने बच्चा भी गए दूसरे ऊपर यहाँ पे आओ है देखने का मार लगा होता है। ये कहे ना पड़ेगा ये कहो कि बच्चे हमने अपने आप मारे, लेकिन 10 दिन थाने में मार खाने के बाद पुलिस ने भाई जो कहा हुआ तो मजबूरी में कहने पड़ो। अपने बच्चे न दुख भैया हों पुलिसों को दुख है वह भगवान पे कहता है हमें ही भगवान है जो हम कम करेंगे सो ही होगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसकी जब गहन विवेचना हुई तो इस तरह की एविडेंस आई पोस्टमार्टम की इंजरीज के हिसाब से, जिनसे ये साबित हो गया कि ये कुछ चोटें मृतकों की राइफल की चोटें हैं जो कि बुलेट इंजरीज हैं, और कुछ चोटें जो हैं वो छर्रे वाली बंदूक की चोटें हैं जो कि 12 बोर की गन से आई हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ छर्रे मिले थे। तो जब ये तथ्य स्पष्ट हुआ तब वो जज भी कन्विंस हो गए कि हाँ ये मामला जो है ये कई लोगों का कृत्य है, ये एक बंदूक वाला मामला नहीं है, ये एविडेंस फर्जी जुटाई गई है इसके खिलाफ। इस केस में पिता की किस्मत अच्छी थी कि उसे अपनी ही बेटियों की हत्या के मामले में फंसाने के लिए पुलिस ने जोर जबरदस्ती से जो केस बनाया था उसमें इतनी खामियां थी कि उसके वकीलों ने अदालत में पुलिस की कहानी की धज्जियां उड़ा दी और बेटियों के कत्ल के दाग को जिंदगी भर ढोने से एक बाप बच गया। लेकिन हर परिवार को ऐसे वकील सही समय पर नहीं मिल पाते। सन 2019 2 फरवरी को हमारी बहन चारा लेने गई थी खेत पे, यहाँ से कह के एक मेरे भाई को भी ले गई साथ। तो चारा ले खेत पे से फिर वो गंगा जी पे पहुंची। गंगा जी पे पहुंच के उससे बोली क्या तू यहाँ बैठ जा मैं नहा लूँ। और वहाँ अपने कपड़े वपड़े रख के और वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है। अब लड़की गायब हुई तो वहाँ से वो बच्चा आया। बच्चे ने हमारे घर आकर सूचना दी। हम घर से जाते हैं, हमने देखभाल करी, हमें कहीं लड़की हाथ नहीं आई। तो हमने जब अपनी जो है एक एप्लीकेशन और कोतवाली में जाकर दी तो फिर भी हमने नाम दर्ज एप्लीकेशन नहीं दी थी किसी के भी। इस केस में बाप बेटे बेचारे हर तरफ इंसाफ की गुहार लगाते रहे। फिर भी हम एसपी साहब के दौरे गए एप्लीकेशन देने और डीएम साहब के यहाँ भी गए, एसडीएम साहब के यहाँ भी गए। किसी ने भी एप्लीकेशनों पर किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की, कार्रवाई। इसके बाद तो पुलिस ने कहानी ही बदल दी। केस को सुलझाने की इतनी जल्दी दिखाई कि बाप बेटे के साथ इनके एक रिश्तेदार को ही लड़की के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बोले कि ये दोनों बाप बेटा मेरे साथ में थे, क्या हमने लड़की मार दी। और मैं मना करा जा रहा, सर हमने नहीं मारी, बार बार हाथ पैर छू रहे हम, हमारी किसी ने भी नहीं सुनवाई करी। बुरी तरीक़ा से हमें माल लगाई और कुर्सी पे इस तरीक़ा से कनपट्टी पर डाल के, और जब 3 आदमी हमारी कनपट्टी दाबी है तो उस दिन हमारे आँख का तौर भी खत्म हो गया, आँखों में खून की लाली आ गई। तो बोले क्या हमने लड़की मार दी। फिर मेरी वीडियो बनाई ऐसी कहलवा के और मार फेर जा रहे दबा के। आरिफ दरोगा जी ने और भूपेंद्र ड्राइवर, उन्होंने गिलास में कंच पीस के बोतल फोड़ के, और जब मुझे कंच पिलवा रहे यूँ मेरा दांत टूट गया। भूपेंद्र जबरदस्ती गिलास से कंच पिला रहा, और भी थे 14-15 सिपाही वहाँ पे थे और दरोगा जी भी थे और इंस्पेक्टर साहब भी थे। हमें गाड़ी में लेके और वहाँ से चले कि बस चलो अपने घर चलो। हमें यहाँ को लेके आएगा रख के, हमें यहाँ रास्ते पे आके उतारा गाड़ी में से, और वहाँ से उतरने के बाद में हमारे 2 आदमियों ने खई पकड़े यहाँ पे। बुढ़ाइयों को टांग के ला रहे दोनों, 2 पुलिस वाले, एक नंगे से टांग रहा के एक नंगे से बीच में पकड़ के ला रहे। इतने मार तोड़ के लाए, चलो भी जा रहा हूँ, बुढ़ाइयों से न बोल ही जा रहा हूँ। आरिफ दरोगा ने कट्टा मेरे सामने धरो, मैं मौजूदा हूँ वाटे बकस में मेरे में, और हमारे बुढ़ाइयों से उठवाया और गर्भवती में वाटे जब इतनी मार लगाई। और आरिफ दरोगा ने लात मारी और लेडीज ने उसे चांटे मारे इंगे तिंगे से, डंडे फेर रहे, इतना मार लगाई मुँह को बिकटवारी अशोक शर्मा ने।
और मेरी बहू बेकार कर दी। हम सगरों को मारा, मैं जरा से बालक ने चूल्हे फूले सब फोड़ दिए। बालक मेरे उठा कर रजाई में से फेंक दिए। और एक लड़की है मेरी आटा सेक रही, वो आटा लेट से उन्हें बाहर फेंक दो। आटा भी न सेकंदा, रोटी न सेकंदा। मेरी लड़की को इतनी मार लगाई मेरे बालकों को, मेरी मुझे पता कैसी बीती मेरे संग में। अखबारों में सुर्खियां बनी कि पुलिस ने लापता लड़की का केस सुलझा लिया। कहा गया कि बदनामी के डर से परिवार वालों ने ही ऑनर किलिंग की है। पुलिस की कहानी के मुताबिक गंगा नदी के किनारे से लड़की के कपड़े भी बरामद हो गए। इस कथित हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा भी इन्हीं के घर से बरामद करवा लिया गया। पुलिस ने इन लोगों से कबूलवा भी लिया कि इन लोगों ने लड़की को मारकर गंगा नदी में बहा दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने, अशोक शर्मा ने बोले, और तुमने कहीं भी जीवान बल दी तो दोबारा लाके तुम्हें रिमांड पे भी पीटूंगा, ही कटाई करूंगा मैं। धमकी इतनी देते रहे, मार भी फैलते रहे। फिर हमें जो बयान उन्होंने कहा हमसे कि ऐसा को, वही हमें एसडीएम साहब को कहने पड़े। और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन को मारने के जुर्म में इन पर मुकदमा भी शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच सुरेश के दूसरे बेटे ने अपनी बहन को पास के परौरा गांव में जिंदा देख लिया, जो दरअसल अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इसके बाद तो जैसे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नए सबूतों की रोशनी में इस परिवार को इंसाफ मिला और अदालत ने 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। एक मामला आगरा का है। जिसमें पुलिस की ज्यादतियों के शिकार नरेंद्र का दोष केवल इतना था कि जिस स्कूल में वो अध्यापक था, उसी इमारत की छत पर एक दिन पड़ोसी के बच्चे की लाश मिली और नरेंद्र ने ही इसकी सूचना पुलिस को जाकर दी। घर से पुलिस पकड़ के ले गई थी, तो हम रोटी बना रहे थे। तो लड़का बच्चा स्कूल पढ़वे आता, प्रार्थना करके बच्चा ऊपर खेलने लगे। तो बोले आंटी मारो वरा ठहरे थे, उनका लड़का तो जो यहाँ मारा डरा है। तो सर आए गए, सर बोले तो उसके घर का हम उसके घर के आने के लिए गए। मुझे खबर मिली कि बच्चे की डेड बॉडी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल के थे ना, वो ऊपर छत पे गए खेलने के लिए। हमें तो कुछ भी पता नहीं थी। उन्होंने कहा कि आंटी ऐसे इस तरीके से डेड बॉडी रखी है, बच्चा मरा पड़ा है। हमें कुछ भी पता नहीं था। चौकी पे गया, चौकी पे तो यानी इंचार्ज नहीं था, तो थाने पे भेज दिया। थाने पे तो मैं इंस्पेक्टर साहब को लेके आया, 2 गाड़ी आई मेरे साथ में। इन्होंने मुझे वहीं से, यानी कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे वहीं से अरेस्ट कर लिया। थाने से पुलिस लेके आए 2 गाड़ी, फिर मनती हमें गिरफ्तार कर ली, मेरे दोनों बच्चों को और मुझको। मैंने बहुत कहीं पूछ तलाश ली, उन्होंने मुझे चाटा भी दिया। 2 दिन तक थाने में रखा, पिटाई भी की, 3rd डिग्री दी, सब कुछ किया। मुझे इतना टॉर्चर किया। मैंने मना किया कि मैंने ये काम नहीं किया है, हम लोगों ने ये काम नहीं किया है, लेकिन जेल में भेज दिया। 2015 की बात है ये। उन्होंने एक नहीं सुनी हमारी, क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। इस केस में बिना किसी एविडेंस के विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया और न्यायालय ने यह पाया कि ये पूरी तरह निर्दोष हैं और इसकी जो विवेचना की गई है वो पूरी तरह से उदासीनता और लापरवाही से विवेचना की गई है, जिसके लिए विवेचक पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और उन्होंने कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर किए। तो जिस सेक्शन में उन्होंने कंपनसेशन की बात कही, उस सेक्शन में कंपनसेशन 100 रुपये है, जो बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस आदमी ने 5 साल 3 महीने जेल में काटे, उसको 100 रुपये कंपनसेशन दिलाया जाए। लेकिन फिर भी उस जज की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने पूरी तरह से न्याय को निभाया। मुझे 5.5 साल तक पता ही नहीं पड़ा था कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझसे मिलने के लिए नहीं गए थे कोई भी। जब मैं निकल के आई थी, जब मैंने अपने बच्चे का पता पाया वकील साहब के द्वारा, वकील साहब ने पता पड़वाया, तब उन्होंने कही तुम्हारे बच्चे कानपुर जान लेके आओ। जब मैं लेने के लिए गई
तो लड़की मेरी अलग थी, लड़का अलग था। लड़की को जब मैं लेने के लिए गई तो लड़की ने मुझे पहचाना नहीं कि मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई को लेके आओ। इतना बुरा लगा कि मेरे बच्चे मुझसे कितनी दूर है। बच्चे चिपटाए बस में बैठा रहे प्रिंटिंग, मेरे एक भी बच्चे मुझसे बोले। 2-3 दिनों तक बड़े खान समझ आए, तब पहचान पाए मेरे बच्चे ने। लड़का ने तो पहचान लिया, लड़की ने नहीं पहचान पाए। पुलिस ने न तो गंभीरता से तहकीकात की और न ही ठीक से जांच की थी। इसीलिए अदालत से दोनों पति पत्नी तो बरी हो गए, लेकिन मुलजिम कौन था इसका पता नहीं चल सका। जेल से छूटने के बाद किसी तरह परिवार तो एकजुट हो गया, लेकिन अपने खिलाफ हुए अन्याय की कसक आज भी इस परिवार को सालती रहती है। मैं तो सरकार से, हर चीज़ से, हर किसी से यही कहना चाहता हूँ, मेरी इस केस की सीबीआई जांच लगा दें। ये सीबीआई जांच हो जाएगी, सीबीआई नहीं तो सीडीआई क्या बोलते हैं उसको लगा दें। जैसे जांच हो जाएगी तो असली मुजरिम आ जाएंगे, तो उनके ये तो पता चल जाएगी हाँ ये। इन सारे मामलों में कहीं पुलिस पर उसी इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों का दबाव था, तो कहीं पर केवल खाकी वर्दी का रौब कि जो शिकायत दर्ज कराने पहुंचा उसी को मुजरिम बनाकर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। इन मामलों से यह सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या वाकई पुलिस प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है? अरे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कैसे होगा? इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करना आता ही नहीं है। शक के बुना पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। एविडेंसेस के बेसिस पे, एविडेंसेस की ट्रेल करते हुए इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के शक के बिना पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है हमारे यहाँ, और उसके बाद में सिर्फ उसको एक काम आता है, डंडा मारना। ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन ना हुआ। पुलिस विभाग में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जो ढांचा जिस ढांचे के अंतर्गत हम काम कर रहे थे, ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, और ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यहाँ पे हुकूमत करना था। उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया था जिसके अंतर्गत पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक और जो ब्यूरोक्रेटिक नेतृत्व होता है उसके आदेशों का पालन करे। वो आदेश सही हो या गलत हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, पर उनका पालन करे और उनके कहे अनुसार चले। ये उदाहरण तो कुछ ऐसे मामलों के हैं जहां पुलिस की ज्यादतियों के शिकार गांव के सीधे साधे लोग थे, जिनके लिए पुलिस की वर्दी का मतलब है इंसाफ दिलाने वाली वर्दी। क्वेश्चन ये है कि पुलिस क्या गरीब नॉर्मल आदमी, हम नॉर्मल सिटीजन्स के लिए फेयर है या नहीं है? आप ये तभी पूछ सकते हैं अगर आप एक चाय वाले, राशन वाले, एक छोटे दुकानदार, एक रिक्शा वाले से पूछें कि अगर उनको पुलिस वालों के पास जाते हुए डर लगता है, या जब पुलिस वाला उनके पास आता है वो डरते हैं, तो पुलिस फेयर नहीं है। इस दलील में दम लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी के निशान नहीं है, लेकिन पुलिस वहां भी सही तरीके से तहकीकात करने में चूक गई। और एक शख्स जो सालों पहले भोपाल के मेडिकल कॉलेज से एक अच्छा डॉक्टर बनकर निकल सकता था, आज वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बटोरने की कोशिशों में लगा हुआ है। श्रुति हिल्स जो थी, एक युवती थी, उसकी लाश जो है वो देनवा दर्शन पचमढ़ी में पाई गई थी, और उसकी जांच जब चालू हुई थी तो उसकी जांच में चंद्रोस मस्कोले, जो कि MBBS फाइनल का स्टूडेंट्स था, उसके रूम में उसकी डेड बॉडी होने के आधार, मतलब उसकी हत्या होने और डेड बॉडी वहाँ से ले जाकर वहाँ फेंके जाने के आधार पर जांच प्रारंभ की गई थी। और इसकी जांच के आधार पर पूरा जो केस था उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस के आधार पर उसको प्राइमा फेसी मतलब एक्यूज मानते हुए उसके खिलाफ चालान पेश किया गया था, और उस चालान के आधार पर भोपाल जिला न्यायालय में इसके खिलाफ प्रकरण चला था, और वहाँ से इसको कन्विक्ट किया गया था धारा 302, 201 IPC के अंतर्गत।
आजीवन कारावास से उसको दंडित किया गया था, जिसकी अपील 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। 2022 में तर्क के उपरांत उसमें निर्णय पारित हुआ है और उसमें उसको दोष मुक्त घोषित किया गया है और उसे 42 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया गया है इस प्रकरण में। एक उभरते हुए डॉक्टर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए और पुलिस के किसी भी कर्मचारी की उस इंसान से कोई रंजिश भी नहीं थी। बस शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने गलत रास्ता पकड़ लिया था। यहाँ पर जो चैन जो थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चैन थी, वो उसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां थी जो उसकी ओर इशारा नहीं कर रही थी, वो और अन्य परिस्थितियों की ओर इशारा कर रही थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस पर विवेचना अधिकारी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस मामले में भी पुलिस की जांच का तरीका संदेह के घेरे में है। शक की बुनियाद और कुछ लोगों से पूछताछ करके एक काल्पनिक कहानी गढ़ ली गई और फिर तहकीकात की दिशा उसी काल्पनिक कहानी को सच साबित करने की तरफ मोड़ दी गई। पुलिस की ड्यूटी और रोल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, हर आदमी की समझ से परे है, क्योंकि वो गंदगी साफ करता है, इसलिए आदमी को गंदगी सी दिखती रहती है। बेसिकली उसका काम ऐसा है कि किसी न किसी आदमी को न्याय देना है, किसी न किसी न्याय देने के लिए किसी न किसी आदमी को उसको पकड़ना है और जेल दाखिल करना है। लेकिन यह किसी अपराध की जांच का तरीका नहीं हो सकता कि एक अच्छे खासे संभ्रांत परिवार को मुजरिम बना दिया जाए। अहम सवाल यह है कि क्या अपराध की तहकीकात में लगी पुलिस को सही मायनों में तहकीकात के तरीके सिखाए भी जाते हैं या नहीं, कानून पढ़ाया भी जाता है या नहीं। 40 साल से मैं लॉ से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी भी मैं लॉ को समझ रहा हूं, अभी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। उस व्यक्ति को आपने स्ट्रेट अवे 1 साल या जो भी ट्रेनिंग आपने दी, जिसमें कि भागने दौड़ने की ट्रेनिंग भी होती है, बंदूक चलाने की भी होती है, पता नहीं कानून की कितनी नॉलेज उसे दी जाती है, उस व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया कि वो इस देश के किसी भी संभ्रांत व्यक्ति को जाकर अरेस्ट कर सकता है, उसके बरखिलाफ एक मुकदमा बना सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसी बर्बाद जिंदगियों की दास्तानें भरी पड़ी हैं। देश में शायद ही कोई मोहल्ला या गांव होगा जहां पुलिस की ज्यादतियों या गलत तहकीकात का शिकार कोई परिवार अपने अतीत को याद करके आंसू न बहाता हो। लेकिन उन मामलों में क्या किया जाए जहां पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी तो दूर खुद ही अपराध की राह चुन ली और एक अपराधी गिरोह की तरह काम किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का सतेंद्र रस्तोगी हत्याकांड ऐसी ही एक वानगी है। वो दोपहर 1 बजे गया, फिर शाम को लौट के ही नहीं आया और फिर उसे फ़ोन करा तो फ़ोन की 2-3 घंटे गई और फिर उन्होंने फ़ोन ही नहीं गया। फिर जाके दुकान पे देखा तो दुकान पे कुछ पता नहीं चला। तो मैंने मझोले थाने में वहाँ गया, वहाँ पे बोले भाई एक लिख के तहरीर दे दो और 2-3 फोटो दे दो उसके। तो उससे हमें पता चला ये चेहरे मोहरे का इंसान है। खैर वहाँ से अपने उसका पता नहीं चला। अब रात भर हम ढूंढते फिरे सारे में पूरी रात ढूंढा, अगले दिन भी ढूंढते रहे। उसके बाद आखिर बाद में ये पता चला कि मुंडा पांडे उधर पटवाई थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पे बॉडी फेंकी गई है। वो तो जब ये पता चली तो यहाँ से काफ़ी लोग गए, उन्होंने देखा वो यहाँ पे अच्छा, यहाँ मीडिया में भी फ़ोटो आ गया था। वो फ़ोटो उसमें एक सतेंद्र का था। बड़े लड़के ने पहचान लिया, वो बोले ये तो हमारे भैया का फ़ोटो है। बोले इसका क्या हुआ? बोले वहाँ बॉडी
पुलिस की जीप से फेंकी जा रही है, वो उसमें पुलिस ने फेंकी है बॉडी। हमारी तो वहीं बैठे के बैठे रह गए। तीसरे दिन घर आया, इन्होंने मुंह पाने में रात भर मारा उसे। एक होमगार्ड कह रहा कि इतनी मारा विकट, जो कि मेरे से सुना नहीं जा रही है। मैंने कानों में उंगली घुसेड़ ली। फिर इन्होंने उसे बाहर हवाई पट्टी पे भी ले जाके मारा, फिर वो जिंदा ही नहीं आया। एक परिवार का दर्द यह है कि उसके बेटे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। केवल उसको लूटने के लिए पुलिस के लोगों ने ही उसे मार दिया, जिससे कि कोई सबूत ही न रहे। इन्होंने मारा क्यों उसे? वो कोई गलत काम तो ना कर रहे, दुकान से ही तो आ रहा था बंद करके। इन्होंने रास्ते में उसे उठा लिया। क्यों उठाया? उठा के ले जाके मारा। क्यों मारा इन्होंने? 14 लाख का बैग था, उस पर सोना चांदी सब रोज लाता, रोज ले जाता। मैंने मना भी करी, रोज मत लाया कर, कोई दुश्मन लग जाए पीछे। वो कहता मम्मी कुछ नहीं होगा ऐसे। अरे उसका माल लूट लेते, उसे मारते तो नहीं, कम से कम मार के इन्हें क्या मिला? इनकी जेब में निकली 35 और सर्राफों की पर्ची लूटने की। 2-1 को पहले भी लूट चुके हैं ये। कई ज्वेलर्स को ये लोग इसी तरह लूट चुके थे, लेकिन साथ में इलाके के गुंडों को भी पालते थे। और जो भी पीड़ित अदालत का रास्ता पकड़ने की सोचता था, उन्हें और दूसरे गवाहों को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता था। सारे सबूत है। अब ये है, ये गुंडे इतने, कोई गवाही नहीं देना चाह रहा है, डर के मारे। जो दे रहा है तो उसको मारना है ये डंडों से, उसके घर जा जाके। इन्होंने धमकी दी हमारे इन्हें कि जैसे वो बड़े वाले को मार दिया तुम्हें भी मार देंगे अगर तुम ज़्यादा करोगे तो। इस हमारे बच्चों को मैं अकेले छोड़ती नहीं हूँ, ना वो कहीं जाते हैं, कचहरी भी जाते हैं तो एक संग में जाएगा। ये मंसूर आबिद ने पहले हमारे छोटे वाले भाई को धमकी दी थी कि बोले अपने जैसे तुम्हारे बड़े वाले भाई का गायब कर दिया है, वैसे तुम्हारे और लोगों को भी गायब कर देंगे अगर पीछा नहीं करना छोड़ा तो। और जिस तरीके से तुम पैरवी कर रहे हो, बोले वो पैरवी तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। अभी तो एक ने जान खोई है, अब आगे को और दूसरा कोई भी जान खो सकता है। यह कोई अकेला मामला नहीं है। कहीं पर एक कारोबारी को लूटकर मार दिया गया, तो कहीं दूसरे कारोबारी को पैसा ऐंठने के लिए बलात्कार के एक झूठे केस में फंसाया गया। कुछ इस तरह कि 10 साल वो शख्स सर उठाकर जी न सका। पुलिस की जाति का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें पुलिस वालों ने फर्जी तरीके से बिजनेसमैन से पैसे ठगने के लिए एक फर्जी मुकदमा तैयार किया और उस बिजनेसमैन को एक झूठे रेप के केस में फंसाया गया। बिजनेसमैन के ब्रदर की वाइफ का एक ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे एक मेड उनको हॉस्पिटल में मिली। मेड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके साथ उनके घर पे आ गई केयर टेकिंग के लिए। उसके कुछ समय बाद, लगभग 3 महीने बाद, अचानक पुलिस रात को बिजनेसमैन के घर पे रेड करती है और कहती है कि जी आपके खिलाफ रेप की कंप्लेंट है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपके घर पे एक मेड काम करती थी, आपने उनके साथ गैंग रेप किया है। एक इज्जतदार बिजनेसमैन ने जब अपनी सफाई देनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने हाई प्रोफाइल मामले का हवाला देकर
कांस्टेबल से बात करने और मामले को रफा दफा करने की सलाह दे डाली। और आपसी सहमति से हो रहे इस काम में पुलिस ने बिजनेसमैन से 10 लाख की डिमांड कर डाली। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी और जब कोर्ट के समक्ष मुकदमा आया, तब पता लगा कि जिस गाड़ी से पुलिस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हम 3 जुलाई 2010 को मुरादाबाद से लड़की को रिकवर करके लाए हैं, उस गाड़ी को क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश करके बताया कि ये गाड़ी तो उस दिन वहाँ पे थी ही नहीं मुरादाबाद, ये गाड़ी तो अमरनाथ में थी। उसके बाद जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बताया कि हम रिकवरी करके आए, उनकी CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालाइज किए गए तो सबके मोबाइल फ़ोन दिल्ली में मिले। पुलिस वालों ने किस तरीके से एक इनोसेंट बिजनेसमैन को फंसाने के लिए एक पूरा एक षड्यंत्र रचा। आगे तफ्तीश बढ़ती है, पता लगता है कि वो अपने लवर के साथ भागी थी, उसके साथ शादी भी कर ली थी। पुलिस ऑफिशियल्स ने आगे CDR एनालाइज करी, CBI क्राइम ब्रांच वालों ने, तब पता लगा कि जो बिजनेसमैन है और जो मेड का हस्बैंड है, उनकी कभी आज तक कोई बातचीत ही नहीं हुई, कभी भी। और क्राइम ब्रांच की जांच में पाया गया कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था। न तो उस बिजनेसमैन की उस लड़की से कभी कोई बात हुई और न ही पुलिस ने कहीं कोई तहकीकात की थी। बस एक झूठा मुकदमा डालकर बैठे थे। पूरे जीवन का एक अहम समय खराब हुआ कोर्ट में और एक दाग हमेशा के लिए उनके। सोसाइटी भी ऐसे लोगों को बड़े इस तरीके से देखती है कि भाई ही इज अ रेपिस्ट, रेप केस इज वॉज लॉज अगेंस्ट हिम। 10 साल बाद बरी हुए तो 10 साल बाद बरी होना, क्या बरी होना है? 10 साल तक जो मेंटल ट्रॉमा हर सेकंड, हर घंटे, हर मिनट जो उस आदमी ने फेस किया है, उसका कोई कंपनसेट कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य उस शख्स का क्या होगा कि जब 10 साल बाद उसे अदालत से निर्दोष घोषित किया गया, उससे पहले ही समाज का वो संभ्रांत सदस्य अपनी उसी मेंटल ट्रॉमा के साथ भगवान को प्यारा हो चुका था। यह मेंटल ट्रॉमा भी उसकी किसी भूल की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस के चलते था। पैसा ऐंठने के चक्कर में पुलिस वालों ने एक झूठा केस बनाकर बलात्कार का पूरा ताना बाना बुन दिया। तो वहीं बलरामपुर के एक मामले में खुद पुलिस ही बलात्कारी बन गई। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक गांव में लड़के लड़की को आपस में प्यार हो गया, उन्होंने भागकर शादी कर ली और मुंबई में रहने लगे। इधर लड़की के परिवार वालों ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने फोन पर लड़के से बात की कि वो वापस आकर अपना बयान दर्ज करा दे। दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। हम लोग वहाँ से आए बॉम्बे से, फिर हमको यहाँ गोंडा लोग मिले, तो एक पुलिस थे, महेंद्र यादव थे चौकी इंचार्ज, तो यहाँ चौकी पर आए, मथुरा चौकी पे। उसके बाद 2 रात ही थे हम लोग। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ था, एक बुढ़िया के साथ हमको लिटा दिए थे कमरे में। फिर दूसरे दिन अब अपने कमरे में लिटाए। फिर उसके बाद वहाँ दूसरी रात हमारे साथ ज़बरदस्ती की। फिर दूसरी रात को बोले कहे किसी से बताना मत। तो मैं बोली ठीक है। तो कहे कि बता दोगी अगर तो ऐसा धारा तुम्हारे पति के ऊपर लगाएंगे, कभी छूटेंगे नहीं। लेकिन जब लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया तो उसने थाने में अपने साथ हुए बलात्कार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और विवेचना CBCID को सुपुर्द की गई। CBCID की जो गोरखपुर शाखा है, वहाँ से ये विवेचना प्रारंभ हुई। उसमें उन्होंने विवेचना के दौरान यह पाया कि ये जो घटना थी वो सत्य थी और उसके आधार पर उन्होंने
जो उनके विवेचक हैं श्याम सिंह, CBCID के निरीक्षक, उनके द्वारा चौकी प्रभारी महेंद्र यादव को अरेस्ट किया गया। इंसाफ की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं जब मीडिया में रक्षक से भक्षक बनने की ऐसी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। गोरखपुर में एक बिजनेसमैन की हत्या का मामला भी ऐसे ही पुलिस वालों की एक दास्तां है। यहाँ पे जो पर्स था, उनकी आइडेंटिटी थी, वो भी साफ, यहाँ पे ब्लड पूरा बह रहा था, जिसमें पुलिस और अपराधियों के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाता। मेरे हस्बैंड 27 सितंबर को गोरखपुर गए हुए थे अपने कुछ व्यावसायिक काम से। वहाँ पे उनकी 6 पुलिस वालों ने मिलकर हत्या कर दी थी। जब यहाँ से हम लोग गोरखपुर के लिए निकले थे तो रास्ते में हम लोग चाह रहे थे कि मनीष के फ्रेंड मनीष से मिलने, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग कंटिन्यू एक डिमांड कर रहे थे कि फ्रेंड्स को एटलीस्ट मनीष से मिलने दिया जाए, लेकिन मनीष पास हो चुके थे, ये बात हम लोग को नहीं पता थी। जब सुबह पता चली और हम गोरखपुर पहुँचे तो वहाँ पे ना हमारी FIR लिखी जा रही थी, सीधा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा था। मीडिया का सपोर्ट से फिर हमने अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया। केस को मैंने ट्रांसफ़र करवाया दिल्ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कई जगह उसकी तैनाती हो चुकी है, वो बहुत जगह सर्विस कर चुका है, तो उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट बना लिए। उन कॉन्टैक्ट का यूज़ करके वो जो एविडेंस हैं जिनसे ये प्रूफ होगा कि उसने मनीष का मर्डर किया है, उनके साथ छेड़खानी कर सकता था। किसी न किसी तरह वो सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता, इसलिए मैंने ये केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करवा लिया। अब दिल्ली में ये केस CBI कोर्ट में चल रहा है। इन मामलों में मुद्दा तहकीकात का नहीं, बल्कि पुलिस की नीयत पर ही सवाल या निशान है कि कैसे एक बिजनेसमैन को, चाहे वो सोने चांदी का काम करने वाला व्यवसायी हो या वो प्रॉपर्टी का काम करने वाला हो, लूटने के लिए पुलिस स्वयं ही अपराध पर उतर गई, और वो भी संगठित तरीके से एक गिरोह के रूप में। ये मामले इस बात की बानगी है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार किस सीमा तक पैठ कर चुका है। पुलिस ऑफिशियल्स इस मामले में जो करप्शन है, ये पुलिस में कूट कूट के भरा हुआ है। ये सीनियर ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने ये कार्य किया और जिन सीनियर ऑफिशियल्स की इनको शय मिली हुई थी, ये सब लोग जिम्मेवार हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो पुलिस ऑफिशियल्स अपने निजी स्वार्थ के लिए ये गलत काम करते हैं, इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन बीमारी नहीं है, करप्शन तो सिम्टम है। करप्शन ऐसा है जैसे कि बुखार, बीमारी टीबी है। टीबी के हमारे सिस्टम में अकर्मण्यता है, टीबी हमारे सिस्टम की इनकॉम्पिटेंस है। करप्शन तो बुखार है, करप्शन तो सिम्टम है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको दर्शाता है कि बीमारी है कुछ। बीमारी ये है कि एक व्यक्ति जिसको अपना काम करना नहीं आता, जो अपने जॉब के बारे में डिग्निफाइड फील नहीं करता, जिसको कि आपने एक पिस्टल तक नहीं दी हुई है, उसके पास व्हीकल नहीं है और उसे अपना काम भी नहीं आता है, he has no other alternative but to become corrupt। अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए कोई ना कोई आवरण पैदा करना है, और वो आवरण है डंडा, वो आवरण है करप्शन। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, सारा दोष व्यवस्था का है, और पूरी व्यवस्था ही जब सड़ गल चुकी हो तो उसमें केवल तहकीकात के तरीकों या कानून व्यवस्था के तहत चलाए जाने वाले दंडों की बात करना बेमानी हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि इस व्यवस्था में मौलिक बदलाव करने वाले नहीं आए।
कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने तो पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और उनकी सुनी भी गई। कोर्ट ने भी माना कि देश की पुलिस व्यवस्था में बहुत अराजकता घुस चुकी है और उसे ठीक करना जरूरी है। उसने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्देश भी जारी किए। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को इन सुधारों को लागू करना है, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। वो तो पुलिस को राजनीतिक हितों की रक्षा करने वाले टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में ज़मींदारों के लठायत होते थे, आपने सुना होगा कि भाई ज़मींदार साहब को अब किसी से अत्याचार करने, अपने 4 लठायतों को भेजा, उसको पीट पाट के उसको ठीक कर दिया। ये हमारी पुलिस फोर्स ये जनता की सेवा के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं है। ये हमारे पास ही लठायत हैं, इनसे हम अपने विरोधियों को पिटवाएं और अपने पार्टी वालों को संरक्षण दें, ये समझते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और इस मानसिकता के कारण ही पुलिस का जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब तक सोच नहीं बदलेगी कि ये फोर्स जनता की सेवा के लिए है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए है, जब तक ये सोच हमारे शासक वर्ग में नहीं बदलेगी और इस बदलाव के साथ वो नहीं काम करेंगे, तब तक पुलिस से जनता के मन में जो असंतोष है वो बना रहेगा। पुलिस के नाम से ही अब घबराहट होती है। अब पुलिस दिख जाती है तो ये नहीं लगता हम सिक्योर हैं, अब लगता है हम इनसिक्योर हैं। पुलिस के ऊपर हमें कतई भरोसा नहीं, ना के बराबर। न्याय नहीं किया, अन्याय किया, हम खुद अपनी जान में क्या भरोसा किया जाए। हमारे ऐसे लाखों लोग जो हैं बेगुनाह हैं, वे जेल में पड़े हैं। इसकी वजह है ये है पुलिस जिसके पैसा ले लेते उसे गुण गाओ, सच्चाई हो चाहे जुटाई हो, उसे पैसा से मतलब। मेरा जीवन तो बेकार हो गया। मैं अब बच्चों में सब में खुश रहना चाहता था। इन लोगों के हाथ नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं, लूट लूट के मार मार के पैसा कर रहे हैं। कोई आदमी प्राइवेट में मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, गृहस्थी पाल लिया है, क्या ये गुनाह है? वो रिटर्न भर रहा है, इनकम टैक्स सब दे रहा है, तो उसको क्यों मार दिया?